अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने टीचर्स का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज का टॉपिक आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है सेल साइकिल। सेल साइकिल की बहुत ही सिंपल और आसान डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। सेल अंडरगोज द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच इन्वॉल्व पीरियड्स ऑफ सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि सेल साइकिल ऐसी तब्दीलियों का दौर है, ऐसी तब्दीलियों का तरतीब याफ्ता दौर है जिसमें सबसे पहली जो तब्दीली आती है वो है सेल डिवीज़न, और दूसरे नंबर पे जो तब्दीली आती है वो है सेल ग्रोथ, और जो तीसरे नंबर पर तब्दीली आती है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। सेल डिवीज़न मींस कि सेल ख़ुद को तकसीम करता है, एंड सेल ग्रोथ मींस सेल ख़ुद को ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, और डीएनए रेप्लिकेशन मींस जो सेल का डीएनए होता है वो ख़ुद की रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। रेप्लिकेशन मींस मेकिंग ऑफ कॉपीज़, यानी कि अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इन तीन मेन चेंजेस को कहते हैं सेल साइकिल। और ये सेल साइकिल फर्दर डिवाइड हो जाता है टू मेन फेजेस में। नंबर वन इज़ टर्म्ड एज इंटरफेस एंड अदर वन इज़ कॉल्ड माइटोटिक फेज़। इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस को जो दूसरा नाम दिया गया है वो है प्रीपेटरी फेज़। इसको प्रीपेटरी फेज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल इसमें ख़ुद को प्रीपेयर करना स्टार्ट करता है। किस चीज़ के लिए प्रीपेयर करना स्टार्ट कर देता है? सेल प्रीपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीज़न, यानी कि ख़ुद को तकसीम करने के लिए, डिवीज़न के लिए, डिवाइड होने के लिए सेल ख़ुद को प्रीपेयर करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रीपेटरी फेज़। पहले लोग इसको रेस्टिंग फेज़ समझते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इंटरफेस रेस्टिंग फेज़ नहीं है, बल्कि 90% मोर देन 90% जो चेंजेस आते हैं, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आते हैं, वो इंटरफेस में ही आते हैं। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट फेज़ कंसीडर किया जाता है बिकॉज मोर देन 90% एज आई टोल्ड जो सेल में चेंजेस आते हैं वो 90% से ज़्यादा इंटरफेस में ही आते हैं। दैट्स वाई इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़ एंड इट इज़ नॉट अ रेस्टिंग फेज़। अब आते हैं हम लोग माइटोटिक फेज़ की तरफ। तो माइटोटिक फेज़ के लिए बताता चलूँ, ये डिवाइडिंग फेज़ है। इंटरफेस में बताया मैंने कि वो प्रीपेटरी फेज़ है, उसमें सेल ख़ुद को प्रीपेयर करता है, जबकि माइटोटिक फेज़ में सेल ख़ुद को डिवाइड करता है। प्रीपेयर वो हो चुका होता है इंटरफेस में, और यहाँ पर डिवीज़न स्टार्ट कर देता है। सेल इज़ डिवाइडेड, यानी कि सेल डिवाइड हो जाता है, जबकि मैंने बताया इंटरफेस में सेल सिर्फ डिवीज़न के लिए प्रीपेयर होता है, यहाँ पर डिवाइड नहीं होता। जबकि माइटोटिक फेज़ में सेल डिवाइड हो जाता है, इंटरफेस में डिवीज़न के लिए प्रीपेयर होता है सिर्फ। तो इसको मिक्सअप नहीं करना। तो और इसको भी जो है रेस्टिंग फेज़ नहीं कहा जाता बिकॉज जो रिमेनिंग 10% चेंजेस होते हैं वो माइटोटिक फेज़ में ही जाकर आते हैं। ये शॉर्ट फेज़ होता है बिकॉज इसमें टाइम कम लगता है, और ओनली 10% चेंजेस जो है माइटोटिक फेज़ के ज़रिए से आते हैं। माइटोटिक फेज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलें तो माइटोटिक फेज़ फर्दर डिवाइड हो जाता है दो टाइप्स में, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस की बात करें तो इसमें जो सेल होता है, वन सेल डिवाइड हो जाता है टू सेल्स में, वन सेल डिवाइड हो जाता है टू सेल्स में। और जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो ओनली अकर होता है हमारे पास सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स मींस बॉडी सेल्स में। सोमैटिक, द वर्ड सोमैटिक मींस बॉडी। तो बॉडी के जितने भी सेल्स हैं ये माइटोसिस सिर्फ बॉडी सेल्स में ही पाई जाती है। और माइटोसिस हमारे पास डिप्लॉयड सेल यानी कि 2n एंड हेप्लॉयड सेल यानी कि 1n सेल में भी पाई जाती है। डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड बोथ सेल में माइटोसिस का प्रोसेस हो सकता है। और माइटोसिस की एक और बहुत अहम बात है, इसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं ड्यूरिंग द डिवीज़न नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हमेशा सेम रहते हैं। एज़ यू कैन सी दैट के डिप्लॉयड में 2n थे, वो डिवाइड हुआ, उसके बाद भी जो न्यू सेल्स बने हैं, डॉटर सेल्स बने हैं, उसमें भी 2n ही हैं। और अगर हेप्लॉयड सेल डिवाइड होता है और पेरेंट सेल के डिवाइड होने के बाद अगर हम डॉटर सेल्स देखें तो उसमें भी 1n ही रहता है। अब आते हैं हम मियोसिस की तरफ। मियोसिस में वन सेल डिवाइड होता है और 4 सेल्स बनाता है, जबकि मैंने बताया माइटोसिस में कि वन सेल डिवाइड होकर 2 में डिवाइड होता है, वन सेल बनाता है 2 सेल। और जबकि मियोसिस वन सेल जो होता है जब डिवीज़न हो जाती है तो वो 4 सेल्स बनाता है। और ये हमेशा जर्म लाइन सेल्स मींस स्पर्म एंड एग सेल्स में
पाई जाती है मियोसिस, जबकि माइटोसिस जो है ओनली सोमैटिक सेल्स यानी कि बॉडी सेल्स में पाई जाती है। और मैंने बताया कि माइटोसिस जो है वो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों सेल्स में पाई जाती है, लेकिन जो मियोसिस का प्रोसेस है वो ओनली इन द डिप्लॉयड सेल्स पाया जाता है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं ड्यूरिंग द डिवीज़न वो रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस में हमेशा सेम रहते हैं। तो कंपैरिजन आ जाता है मियोसिस और माइटोसिस का शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसे अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पे मैंने इसकी ये डिवीज़न भी आपको दिखा दी हुई है कि 2n जब डिवाइड होता है और डॉटर सेल बनते हैं तो रिड्यूस हो रहे हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे 2n था, यहाँ पे 1n हो गया, यहाँ पर भी 1n हो गया, और यहाँ से 1n डिवाइड हुआ फर्दर 2 में, यानी कि 4 इसने फर्दर बना दिए। एज आप देख सकते हैं कि 1 सेल डिवाइड हुआ, 1 सेल यहाँ से डिवाइड हुआ और जो डॉटर सेल्स बने हैं वो 4 बने हैं। ठीक है, तो ये था मियोसिस। हमने सेल साइकिल पढ़ा, सेल साइकिल के 2 फेजेस पढ़े। 2 फेजेस में से माइटोटिक फेज़ में आपको एक्सप्लेन कर चुका। अब बढ़ते हैं इंटरफेज़ की तरफ। तो इंटरफेज़ की सबसे पहले डेफिनेशन आई हुई है जी। डेफिनेशन है टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स इज टर्म्ड एज इंटरफेज़। इससे मुराद ये है कि ऐसा इतना टाइम पीरियड जो कि 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स एक साथ जो चल रही हैं, कंसेक्टिव मींस जो दोनों एक साथ, दोनों डिवीजन्स एक साथ हो रही हैं, तो वो टाइम पीरियड, टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स, 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स के दरमियान का जो टाइम इंटरवल होता है उसको कहते हैं इंटरफेस। और ये फर्दर डिवाइड हो जाता है 4 फेजेज़ में, जो कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की हैं। देखते हैं जी। सबसे पहले है G1 फेज़। G1 फेज़ की तरफ आते हैं। G1 फेज़ को दूसरा नाम दिया गया है पोस्ट माइटोटिक फेज़। पोस्ट मींस बाद में आने वाला, ठीक है। माइटोटिक फेज़ के बाद में आने वाला जो फेज़ होता है उसे कहते हैं G1 फेज़, आल्सो कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज़। इसमें सबसे पहले सेल जो काम करता है वो करता है प्रिपेयर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का बनाना। उसके बाद दूसरा जो इसका मेन फंक्शन है G1 फेज़ में जो होता है वो होता है प्रिपेयर ऑफ द इंजाइम्स। इंजाइम्स को प्रिपेयर करता है, सबसे पहले प्रोटीन को प्रिपेयर करता है, फिर इंजाइम्स को प्रिपेयर करता है। उसके बाद सेल की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। ग्रोथ कौन सी? साइज़ में ग्रोथ होती है, उसके साइज़ में ग्रोथ आती है G1 फेज़ में। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड भी G1 फेज़ में होती है। एक्यूमुलेशन मींस इकट्ठा होना, अंबार लगा देना, भर देना, ठीक है। तो DNA न्यूक्लियोटाइड को इकट्ठा करके, तरतीब याफ्ता करके उनको एक्यूमुलेट कर देना, भर देना, कौन से फेज़ में होता है? G1 फेज़ में। और ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों को प्रिपेयर ऑफ प्रोटीन, प्रिपेयरिंग इंजाइम, ग्रोथ इन साइज और एक्यूमुलेशन ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड में ऑलमोस्ट 9 आवर्स का टाइम लगता है। और 9 आवर्स के बाद एक चेक पॉइंट आ जाता है। चेक पॉइंट की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। इट चेक्स द सेल विच नीड्स फॉर डिवीजन और सेट डिवीजन और नॉट, यानी कि ये सेल को चेक करता है कि वो फर्दर डिवीजन के लिए उसने करना है कि नहीं, फर्दर डिवीजन अक्कर होनी है या नहीं होनी। उसके बाद आ जाता है सेकंड फेज़, सिंथेटिक फेज़, एस फेज़ जिसे हम कहते हैं। तो ये एस से रिप्रेजेंट भी है, सिंथेटिक फेज़। द वर्ड सिंथेटिक मींस बनाना, क्रिएशन, मेकिंग, ओके। इसमें जो है सबसे पहले जो है हमारे पास रेप्लिकेशन ऑफ DNA होती है। अच्छा, एस फेज़ को G1 फेज़ के फंक्शन से आपने मिक्सअप नहीं करना। यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ DNA होती है। अगर बात करें G1 फेज़ की तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड होती है, जबकि यहाँ पर रेप्लिकेशन, ये MCQs भी पूछा जा सकता है कि रेप्लिकेशन ऑफ DNA किस फेज़ में होती है, तो वो एस फेज़ में होती है। रेप्लिकेशन का मैं पहले बता चुका कि रेप्लिकेशन मींस मेकिंग ऑफ कॉपीज़, ठीक है। और उसके बाद डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं। क्रोमोसोम्स खुद को डबल करना स्टार्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट 10 आवर्स लगते हैं, यानी कि G1 फेज़ जो है वो 9 आवर्स लेता है कंप्लीट होने के लिए, और जो एस फेज़ है, सिंथेटिक फेज़ है, वो ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 10 आवर्स लेता है कंप्लीट होने के लिए। उसके बाद आते हैं G2 फेज़ की तरफ। G2 फेज़ को दूसरा नाम दिया गया है प्री माइटोटिक फेज़। प्री मीन्स पहले आने वाला, प्री मीन्स पहले आने वाला, यानी कि माइटोटिक फेज़ से पहले आने वाला जो फेज़ है वो है प्री माइटोटिक फेज़। इसमें जो है सेल खुद को सेल ऑर्गेनेलीज जो है प्रिपेयर करता है
सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वो है जी प्रिपेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें जो कि G2 फेज़ में प्रिपेयर की जाती हैं। उसके बाद प्रिपेयर ऑफ RNA, फिर RNA प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेल एनर्जी स्टोर कर लेता है फर्दर वर्किंग के लिए, अपने फंक्शंस के लिए। और यहाँ पे सेल प्रिपेयर और भी ऑर्गेनेलीज करता है। सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स और RNA की प्रिपरेशन ही नहीं होती बल्कि और भी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो G2 फेज़ में ही प्रिपेयर की जाती हैं। और ऑलमोस्ट इसके जो टाइम टेकन है वो है 4.5 आवर्स। तो यहाँ पर इंटरफेस की मैंने 3 फेजेज़ आपको एक्सप्लेन किए, G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़। यहाँ पर एक छोटा सा नोट है जी, इंटरफेज़ जो है वो कंप्लीट होता है हमारे पास 23.5 आवर्स में, और जो माइटोटिक फेज़ है वो ओनली 0.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। माइटोटिक फेज़ में आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका, माइटोसिस और मियोसिस में, ठीक है, वो लगते हैं ऑलमोस्ट 0.5 आवर्स यानी कि ओनली 30 मिनट्स। और जो कि इंटरफेज़ है वो लॉन्गेस्ट पीरियड और 90% ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेल्स होती है 23.5 आवर्स में, जबकि जो रिमेनिंग 10% चेंजेस होते हैं वो आते हैं माइटोटिक फेज़ में 0.5 आवर्स यानी कि 30 मिनट्स में। इंटरफेज़ का फोर्थ जो फेज़ है वो है इंटरफेज़ का जो फोर्थ फेज़ है वो है G0 फेज़। इसको G0 फेज़ भी पढ़ते हैं, GO फेज़ भी पढ़ते हैं, G0 फेज़ भी लोग पढ़ते हैं। तो इसकी प्रोनंसिएशन का कोई इशू नहीं है, आप इसको G0 भी पढ़ सकते हैं, GO भी पढ़ सकते हैं, G0 भी पढ़ सकते हैं। मोस्टली G0 फेज़ इसे कहा जाता है। तो ये एक रेस्टिंग फेज़ होता है। मैंने आपको बताया कि इंटरफेज़ जो है कम्प्लीटली जो है वो पहले समझा जाता था कि वो रेस्टिंग फेज़ है, जबकि वो रेस्टिंग फेज़ नहीं है। रेस्टिंग फेज़ है G0 फेज़। इसमें जो है सेल ख़ुद को इनएक्टिव कर देते हैं। सेल हमेशा इनएक्टिव रहते हैं, मतलब कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, और जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी ड्यूरिंग G0 फेज़ स्टॉप हो जाती हैं। मेटाबॉलिक, द वर्ड मेटा मीन्स चेंजेस, बॉलिक मीन्स बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो भी कॉन्टीन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं वो जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। और ये फर्दर डिवाइड हो जाता है G0 फेज़ 3 टाइप्स में, परमानेंट, टेम्परेरी एंड नॉट इंटर में। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। जो परमानेंट है उसमें जो है सम सेल्स परमानेंटली स्टे इन G0 फेज़, यानी कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली तौर पर G0 फेज़ में इंटर हो जाते हैं, ठीक है, और इनएक्टिव हो जाते हैं और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली तौर पे स्टॉप कर देते हैं। तो वो सेल्स हो सकते हैं ब्रेन के। और उसके बाद दूसरी है यहाँ पर टेम्परेरी, जिसमें कुछ सेल्स सम सेल्स रिमेन टेम्परेरीली इन द G0 फेज़, यानी कि कुछ सेल्स खुद को कुछ अरसे के लिए टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर जो है इस फेज़ में डाल देते हैं। वो हैं किडनी और लीवर के सेल। और थर्ड है जी हमारे पास नॉट इंटर। कुछ सेल्स ऐसे हमारी बॉडी के होते हैं जो कि G0 फेज़ में नहीं जाते, और वो कौन से हो सकते हैं हमारे पास? स्किन सेल्स एंड डाइजेस्टिव सेल। यहाँ पर एक नोट और है MCQs के तौर पर, ह्यूमन सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है 24 आवर्स में, और इसमें से 23.5 आवर्स ले जाता है इंटरफेज़ जो कि लॉन्गेस्ट फेज़ है, और 0.5 आवर्स ले जाता है हमारे पास माइटोटिक फेज़। और दूसरा MCQs है जी यीस्ट सेल साइकिल जो कंप्लीट होता है वो होता है ऑलमोस्ट 90 मिनट्स में। तो ये 2 MCQs थे। आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।